मूवी की शुरुआत एक घबराई हुई औरत नीकी से होती है। वह अपनी कार में बैठती है और रेडियो ऑन करके रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर ड्राइव करते हुए शहर से दूर घने जंगल के बीच पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह पूरी ताकत से एक बड़ा सा गड्ढा खोदती है और किसी चीज को उस गड्ढे में दफनाकर वापस अपने घर लौट आती है। फिर खुद की और घर की भी अच्छे से सफाई कर लेती है। अब कहानी हमें एक हफ्ता पीछे ले जाती है, जहां नीकी फोन पर अपनी बहन से बात करते हुए नोटिस करती है कि उसके बगल वाले खाली घर में अब एक नया पड़ोसी आकर बस रहा है। नीकी एक ओल्ड एज होम में केयर टेकर का काम करती है, जहां स्टाफ की भारी कमी की वजह से उसे बिना किसी छुट्टी के लगातार काम करना पड़ता है। दिन भर की इस थकान भरी जिंदगी के बाद जब वह घर लौटती है तो उसे सुकून सिर्फ अपने बिल्ले को गोद में लेकर सहलाने और खाना बनाते समय क्लासिकल म्यूजिक सुनने से मिलता है। इन्हीं सुकून भरे पलों के बीच नीकी अपने लिए एक केक बेक करती है और केक का मजा लेते हुए टीवी देखने लगती है। लेकिन तभी अचानक दीवार के उस पार से तेज बेस की गूंज सुनाई देने लगती है। उसका नया पड़ोसी म्यूजिक और पार्टियों का शौकीन होता है। वह और उसके दोस्त शराब और ड्रग्स के नशे में डूबे हुए तेज वॉल्यूम पर लगभग पूरी रात नाचते शोर मचाते रहते हैं। नीकी पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह सो जाए, लेकिन म्यूजिक बंद होते होते रात के करीब 4 बज जाते हैं। नीकी को लगता है कि अब शायद कुछ पल की शांति नसीब होगी और वह चैन से सो पाएगी। लेकिन तभी म्यूजिक की जगह पड़ोसियों के संभोग की तेज और बेहुदा आवाजें आने लगती हैं। यह सब नीकी को इतना परेशान कर देता है कि मजबूरी में उसे बेडरूम छोड़कर हॉल में सोफे पर सोना पड़ जाता है। आधी अधूरी नींद के साथ सुबह जब नीकी किसी तरह अपने काम के लिए निकलती है तो अपने लॉन में उसे पड़ोसियों के डॉग की गंदगी दिखाई देती है। किसी झगड़े में पड़ने से बचने के लिए वह चुपचाप खुद ही उसे साफ करती है और बिना कुछ कहे अपने काम पर पहुंच जाती है। दिन भर की थकान के बाद शाम में वह घर पहुंचकर वापस सोफे पर ही सो जाती है। उसे बस कुछ ही पलों की नींद नसीब होती है कि तभी उसके स्टूडेंट बेटे का फोन आ जाता है। नीकी उससे कहती है कि हमारे बगल से जुड़े तुम्हारे नाना के घर में एक नया किराएदार आ गया है और उसने पूरी रात गृह प्रवेश की पार्टी की है। नीकी खुद को समझाती है कि शायद ये सिर्फ पहला दिन था, नए घर की खुशी रही होगी, इसलिए पड़ोसियों ने इतना शोर किया है। नीकी अपने बिल्ले को खाना देती है और फिर शांति से अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाती है। लेकिन रात होते ही पड़ोस से एक बार फिर तेज म्यूजिक और भारी बेस की आवाजें आने लगती हैं। तंग आकर नीकी खुद पड़ोसी से बात करने पहुंच जाती है। दरवाजा उसका नया पड़ोसी डीनो खोलता है। नीकी उसे शालीनता से समझाती है कि मैं पिछली रात ठीक से सो नहीं पाई हूं, मुझे सुबह 7 बजे काम पर जाना होता है, तो क्या तुम म्यूजिक थोड़ा कम कर सकते हो। थोड़ी हंसी मजाक के बाद डीनो भी एक अच्छे पड़ोसी की तरह उसकी बात मानकर अपने दोस्तों से बेस बंद करवा देता है। जाते समय नीकी डीनो से उसके दोस्त के डॉग पर नजर रखने की भी गुजारिश करती है ताकि वह उसके लॉन में दोबारा गंदगी न करे। इस पर डीनो थोड़ा आक्रामक लहजे में पूछता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यह उन्हीं के डॉग ने किया है, लेकिन फिर हंसते हुए कहता है कि यह सिर्फ मजाक था और वादा करता है कि आगे ऐसा नहीं होगा। घर लौटकर नीकी अपने फोन पर मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग चलाती है ताकि शांति और सुकून में सो सके। वह समुद्र की लहरों की आवाज में डूब जाती है, लेकिन उसी धुन के बीच डीनो तेज ड्रम बजाता हुआ दिखता है। अचानक 4 बजे फिर से पड़ोसियों के तेज म्यूजिक की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वह परेशान होकर गुस्से में फिर से पड़ोसियों के पास जाती है, लेकिन फिर भी डीनो नहीं मानता है तो नीकी उसे पुलिस बुलाने की धमकी देती है। इससे डीनो और भड़क जाता है और बदतमीजी भरे अंदाज में नीकी को चुगलखोर कहकर अपने लॉन से भगा देता है। घर आकर नीकी पुलिस को फोन करती है, लेकिन पुलिस कहती है कि कानून में इसकी मनाही नहीं है, इसलिए वे अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। वे सलाह देते हैं कि कुछ दिन अपने पड़ोसी के परेशान करने के सबूत इकट्ठा कीजिए, तभी आपके पड़ोसी को निकाला जा सकता है। थक हार कर नीकी अपनी कार से समुद्र किनारे जाकर अपनी कार में ही सो जाती है। सुबह उसे वहीं एक पार्किंग ऑफिसर जगाता है। वह नीकी का एक पुराना दोस्त केफ निकलता है। दोस्ती अपनी जगह होती है, लेकिन ड्यूटी निभाते हुए वह बिना टिकट पार्किंग के लिए नीकी के नाम चालान काट देता है। काम पर पहुंचकर नीकी अपनी एक सहकर्मी से सिगरेट मांग लेती है, जबकि उसने करीब 20 साल पहले बेटे के जन्म के समय से सिगरेट छोड़ दी होती है। बेचैनी और थकान के बीच थोड़ी शांति पाने के लिए वह क्लासिकल म्यूजिक सुनते हुए अपना लंच भी कार में ही करती है। शाम को घर लौटते समय अचानक उसका ध्यान रेडियो चैनल बदलने में चला जाता है। उसी पल उसकी कार सामने से आ रही एक महिला से लगभग टकरा जाती है। वह महिला जैकी मैकेंटायर होती है, उस इलाके की रसूखदार और खतरनाक शख्सियत।
जैकी गुस्से में नीकी को बाहर निकलकर बात सुलझाने कहती है, लेकिन घबराहट में नीकी माफी मांगकर वहां से भाग निकलती है। घर पहुंचकर वह डीनो के पास से गुजरती है। अपने दोस्तों के साथ लॉन में खड़ा डीनो नीकी को चिढ़ाने के लिए मजाक में पुलिस सायरन की आवाज निकालने लगता है और फिर से तेज म्यूजिक चालू कर देता है। नीकी बाकी पड़ोसियों के घर घर जाकर उन्हें मनाने की कोशिश करती है कि सब मिलकर प्रशासन में शिकायत करें, लेकिन उनके घरों तक म्यूजिक कम आ रहा होता है, इसलिए वे मना कर देते हैं और सरकारी झंझट में फंसना भी नहीं चाहते। अब नीकी के पास तेज म्यूजिक से बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। परेशान होकर वह फिर से सिगरेट पीना शुरू कर देती है। तभी उसे अपने दोस्त कैफ का दिया हुआ विजिटिंग कार्ड याद आता है। वह उसे एक बार में मिलने बुलाती है ताकि कुछ देर के लिए इस शोर शराबे से दूर रह सके। बातचीत के लिए ज्यादा ढंग का विषय न मिलने पर वे दोनों नीकी के पिता के हाल ही में हुए अंतिम संस्कार पर बात करने लगते हैं। कैफ नीकी को एक वायलिन गिफ्ट करता है क्योंकि उसे पता है कि नीकी को क्लासिकल म्यूजिक बेहद पसंद है। फिर नीकी कैफ के साथ उसके घर ही रात रुकने चली जाती है। कैफ के मन में उम्मीद होती है कि शायद दोनों के बीच बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन नीकी बस गहरी नींद में सो जाती है। सुबह उठते ही वह बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल भी जाती है और घर पहुंचकर तेज आवाज में लॉन मोवर चलाना शुरू कर देती है ताकि हैंगओवर में डूबे डीनो और उसके दोस्तों को उनकी ही भाषा में जवाब देकर बदला ले सके। लेकिन इसी दौरान अचानक उसका पैर उनके डॉग की गंदगी पर पड़ जाता है। गुस्से में नीकी के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वह जूते पर लगी डॉग की गंदगी को चॉकलेट में मिलाकर चॉकलेट कपकेक बना लेती है और डीनो के पास जाकर पिछली रात के अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने के बहाने उसे वही कपकेक खिला देती है। इससे नीकी को थोड़ा ही सही लेकिन सुकून जरूर मिल जाता है। वह हेडफोन खरीद लेती है ताकि डीनो की पार्टियों को झेलना आसान हो जाए, लेकिन इसके बावजूद दीवार के उस पार से आने वाला तेज बेस और वाइब्रेशन उसे लगातार परेशान करता रहता है। बेस इतना ज्यादा होता है कि टेबल पर रखा पानी का गिलास तक कांपने लगता है। नींद की लगातार कमी और बढ़ते तनाव से आपा खोकर नीकी बाहर निकलती है और बेशर्म डीनो की खिड़की की तरफ फेंकने के लिए एक ईंट उठा लेती है, लेकिन आखिरी पल में रुक जाती है। उसी पल उसे याद आता है कि उसके पास अब भी अपने पिता के उसी घर की एक्स्ट्रा चाबी मौजूद है जिस घर में अब डीनो रहता है। अगले दिन जैसे ही डीनो बाहर जाता है तो नीकी मौका देखकर उसी चाबी की मदद से डीनो के घर के अंदर घुस जाती है और डीनो के स्पीकर खोलकर उनकी मेम्ब्रेन में छेद कर देती है। एम्पलीफायर में बियर उड़ेल देती है। अपनी इस तोड़फोड़ से संतुष्ट होकर नीकी फिर से थोड़ा सुकून महसूस करते हुए अपने कामों में लग जाती है। आखिरकार इस बार शोर तो नहीं आता है, लेकिन उसकी जगह डीनो खुद दरवाजे पर पहुंच जाता है और दरवाजा पीटते हुए चिल्लाता है, मुझे पता है कि पहले उस घर में तुम्हारे माता पिता रहते थे और मुमकिन है कि तुम्हारे पास अब भी एक्स्ट्रा चाबी हो। वह नीकी को धमकाता है कि तुमने जो म्यूजिक सिस्टम खराब किया है उसके पैसे तुम्हें हर हाल में चुकाने होंगे। डर और बेचैनी के मारे नीकी एक चाकू लेकर किचन में बैठे बैठे ही सो जाती है। तभी अचानक एक अजनबी चुपके से नीकी के घर में घुस आता है और चाकू उठाकर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि नीकी घबराकर चीखते हुए जाग जाती है। ये बस उसका एक डरावना सपना निकलता है। सुबह वह अपने काम पर फोन करके बता देती है कि आज वह नहीं आ पाएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। दिन में वह खिड़की से बाहर झांकते हुए देखती है कि डीनो अपने घर के बाहर नए स्पीकर्स उतार रहा है। तभी अचानक नीकी को एहसास होता है कि उसका बिल्ला पिछले 2 दिनों से खाने भी नहीं आया है। घबराकर वह उसे ढूंढने के लिए पीछे के आंगन में जाती है। वहां बाढ़ के उस पार उसकी मुलाकात डीनो के एक दोस्त क्लार्की से होती है। नीकी उससे अपने बिल्ले के बारे में पूछती है, लेकिन क्लार्की कहता है कि मैंने भी उसे कहीं नहीं देखा है। कुछ ही देर बाद नीकी को प्रशासन की तरफ से आधिकारिक जवाब मिलता है जिसमें लिखा होता है कि पड़ोसी की पार्टियों से होने वाला शोर तय सीमा के भीतर है, इसलिए आपको खुद ही इसे सुलझाना होगा। इस तनाव में ओवन ऑफ करना भूलने के कारण लगभग उसके किचन में आग लगते लगते बचती है। वह किसी तरह हालात संभालती ही है कि तभी उसके मेल स्लॉट से डीनो की एक चिट्ठी गिरती है जिसमें साफ लिखा होता है कि नीकी को नए साउंड सिस्टम के 850 पाउंड चुकाने ही होंगे और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसे इसके गंभीर अंजाम भुगतने पड़ेंगे। इसके तुरंत बाद डीनो जानबूझकर अपने नए स्पीकर्स पूरी आवाज में बजाने लगता है, जैसे यह दिखाना चाहता हो कि अब वह पहले से भी ज्यादा शोर मचाने वाला है। थोड़ी देर बाद केफ नीकी से मिलने आता है, उसकी तोहफे वाली वायलिन नीकी को लौटाने और साथ ही यह देखने कि नीकी ठीक है या नहीं। कैफ जब तेज म्यूजिक सुनता है तो नीकी उससे शिकायत करती है कि मैं इसी म्यूजिक से परेशान हूं जो मेरा नया पड़ोसी दिन रात हर समय बजाता रहता है। ऊपर से मुझे डर है कि शायद उसने मेरा बिल्ला चुरा लिया है क्योंकि वह 2 दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है।
नीकी की बातें सुनकर केफ का गुस्सा फूट पड़ता है। वह बिना उसकी बात सुने डीनो से बात करने बाहर चला जाता है। घबराहट में नीकी भी किचन से अपनी जमा पूंजी उठाकर उसके पीछे दौड़ पड़ती है, लेकिन तब तक डीनो केफ की नाक तोड़ चुका होता है। हालात बिगड़ते देख नीकी डीनो को स्पीकर्स के पूरे पैसे थमा देती है और उससे अपना बिल्ला वापस मांगती है। डीनो साफ इनकार करता है कि मैंने उसे नहीं देखा है, लेकिन पास खड़े क्लार्की को हंसते हुए देखकर नीकी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वह डीनो के घर के अंदर जाकर खुद देखना चाहती है कि बिल्ला वहां है या नहीं, लेकिन डीनो उसे अंदर जाने नहीं देता। गुस्से में नीकी उसे धमकी देती है कि अगर मेरे बिल्ले के साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, और वहां से आ जाती है। नीकी का गुस्सा अब केफ पर भी फूट पड़ता है। वह उसे कसूरवार ठहराती है कि तुम्हारी वजह से पहले से ही असहनीय हालात अब और भी बदतर हो गए हैं। केफ शर्मिंदा महसूस करते हुए चुपचाप वहां से चला जाता है। अकेली पड़ चुकी नीकी परेशान होकर अपनी बहन को कॉल करती है, लेकिन उधर से सिर्फ ऑटो आंसर की बेरुखी भरी आवाज सुनाई देती है। लगातार गूंजते म्यूजिक और किसी भी तरह के नैतिक सहारे के अभाव में उसकी मानसिक हालत तेजी से बिगड़ने लगती है, और यह असर सिर्फ उसी पर नहीं पड़ता। नीकी देखती है कि उसके पैतृक घर की दीवारों और छत पर दरारें उभरने लगी हैं। एक हफ्ते से जमा हुआ तनाव आखिरकार अपने चरम पर पहुंच जाता है और नीकी नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती है। वह गुस्से में घर का सामान इधर उधर फेंकने लगती है, जोर जोर से चीखने लगती है। तभी अचानक इतने लंबे समय बाद एकदम सन्नाटा छा जाता है। बाहर तेज बारिश और खराब मौसम के चलते बिजली चली जाती है। अपनी किस्मत पर यकीन न कर पाने वाली नीकी बारिश में बाहर निकल आती है और खुले आसमान के नीचे खुशी खुशी भीगने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वह सोने के लिए लेटती है तो अचानक उसे दीवार के उस पार से म्याऊं की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह ठीक से सुन भी नहीं पाती कि बिजली फिर से आ जाती है और म्यूजिक दोबारा चालू हो जाता है। नीकी तुरंत सीढ़ी लेकर एटिक पर चढ़ जाती है और तेज बेस की आड़ में दोनों घरों को अलग करने वाली ईंटों की दीवार में सावधानी से एक सुराख करके डीनो के घर की दूसरी मंजिल में उतर जाती है। नीचे पार्टी में डूबे लोग न कुछ सुन पाते हैं न कुछ देख पाते हैं। नीकी अपने बिल्ले को आवाज लगाती हुई बेडरूम में पहुंचती है, जहां पलंग के नीचे उसे अपने बिल्ले की लाश मिलती है। वह टूट जाती है और रोती हुई उसे अपने घर ला लेती है ताकि दफन कर सके। तभी नीकी खिड़की से देखती है कि डीनो का दोस्त क्लार्की पीछे वाले आंगन में बाहर निकला हुआ है। वह बिना सोचे समझे चाकू उठाकर बाहर जाती है और क्लार्की की गर्दन से चाकू सटाकर उसे अपने घर के अंदर ला लेती है। तेज म्यूजिक की वजह से क्लार्की की चीखें कोई नहीं सुन पाता। नीकी उसे टेप से बांध देती है और एक कैदी की तरह बाहर लाकर कार की डिक्की में सुला देती है। यही वह पल था जो मूवी की शुरुआत में हमने देखा था। नीकी उसे लेकर शहर से दूर जंगल में आ जाती है। एक गड्ढा खोदकर क्लार्की को उस गड्ढे में लिटा देती है और अपने बिल्ले को मारने और उसे परेशान करने के जुर्म में जिंदा दफन करना शुरू कर देती है। घबराया हुआ क्लार्की बार बार कहता है कि मैंने तुम्हारे बिल्ले को नहीं मारा, और रहम की भीख मांगते हुए वादा करता है कि वह दोबारा कभी डीनो के साथ पार्टी नहीं करेगा और डीनो को भी शांत रहने के लिए मना लेगा। यहाँ तक कि डर के मारे वह पेशाब भी कर देता है। तब नीकी एक चाकू दिखाकर उसे आखिरी चेतावनी देती है कि अगर तुम दोबारा कहीं दिखे तो मैं इस काम को अंजाम तक पहुंचा दूंगी, और उसके पैरों की टेप काटकर उसे छोड़ देती है। फिर वह खोदे हुए गड्ढे में अपने बिल्ले को ही दफना देती है। सुबह घर लौटते ही नीकी चुपचाप डीनो के घर में घुस जाती है और रात भर की पार्टी के बाद गहरी नींद में सो रहे डीनो पर वार करने के इरादे से हथौड़ा उठा लेती है। लेकिन तभी उसकी नज़र बिस्तर पर उसके साथ सो रही एक लड़की पर पड़ती है। वह पल भर के लिए रुक जाती है। जब नीकी उस लड़की के कपड़ों पर लिखा नाम पढ़ती है, मार्ली मैकेंटायर, तो उसके दिमाग में तुरंत एक नया प्लान आकार लेने लगता है। वह समझ जाती है कि यह लड़की इलाके की दबंग और खौफनाक औरत जैकी मैकेंटायर की नाबालिग बेटी है। कुछ ही देर में नीकी के बुलाने पर जैकी अपने भारी भरकम गुंडों और रिश्तेदारों के साथ डीनो के घर के सामने पहुंच जाती है। नीकी पहले से ही सामने बैठकर इस तमाशे को देखने के लिए तैयार होती है। जैकी के गुंडे जबरदस्ती डीनो के घर में घुस जाते हैं। डीनो घबराकर दूसरी मंजिल की खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम रहती है। गुंडे उसे घसीटते हुए बाहर ले आते हैं। नीकी अपने हेडफोन पर क्लासिकल म्यूजिक सुनते हुए डीनो की बेरहमी से हो रही पिटाई का मजा लेने लगती है। गुस्से से पागल जैकी अपनी बेटी की इज्जत से खेलने का बदला लेते हुए डीनो का कान तक काट लेती है। लेकिन जैसे ही जैकी की बेटी घर से बाहर आती है, बुरी तरह पिट रहा डीनो मौका पाकर दुम दबाकर वहां से भाग निकलता है।
फिर भी आखिरकार नीकी को उसके बदतमीज पड़ोसी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। घर में फिर से शांति लौट आती है। इसी सुकून के बीच नीकी वायलिन बजाना सीखने का फैसला करती है और इसके लिए केफ के नाम एक माफी भरा वीडियो भी रिकॉर्ड करती है। बाद में नीकी और केफ दोनों साथ मिलकर प्रकृति के बीच घूमने निकल जाते हैं, जहां वे एक जगह फुलाने वाला बाउंसी कैला लगाते हैं और हंसते मुस्कुराते हुए बचपन की तरह उछलते कूदते हैं। इसी सुकून और उम्मीद से भरे पल के साथ मूवी का अंत हो जाता है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।